हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रोशन। और लास्ट लेक्चर जो है इसमें हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को हमने कवर किया था। ठीक है, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इस चैप्टर में हमने टोटल 3 लेक्चर्स कवर किए थे। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद में जो सेकंड लेक्चर है उसमें माइटोसिस, एंड थर्ड लेक्चर जो है उसमें हमने मियोसिस को कंप्लीट किया था। तो ये शीट्स जो है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। और अगर आपको ये शीट्स अगर सॉल्व करनी है तो उसके पहले आपको जो भी 3 लेक्चर्स है उसको देखना पड़ेगा। अगर आपने ये 3 लेक्चर्स माइटोसिस मियोसिस अगर आपने नहीं दिखा है या फिर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको प्लीज़ वो जो लास्ट लेक्चर्स है उसको आप देख लो। ठीक है, अगर आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इस शीट्स को फटाफट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू, है ना। तो हमें पता है कि सारे सेल्स जो है वो जब डिवाइड होते हैं तो 2 सेल में डिवाइड होते हैं ना। तो एक से कितना सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, विथ ईच पैरेंटल सेल गिविंग राइज टू, एक पैरेंटल सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड होता है ना। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर आना चाहिए 2, ठीक है, इंटू 2 डॉटर सेल। समझ में आया। उसके बाद में नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सेल साइकिल कंप्राइजेस ऑल द लिस्टेड इवेंट एक्सेप्ट, ठीक है। सेल साइकिल जो है इसमें जो भी ऑप्शंस दिया है इसमें से सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट क्या बोला है कि कोई तो भी एक ऑप्शन होगा जो सेल साइकिल में नहीं होता। जैसे हमें पता है कि सेल ग्रोथ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, उसके बाद में सेल डिवीजन भी होता है, बट हम ट्रांसक्रिप्शन को नहीं पढ़ते। ठीक है, तो सेल साइकिल में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से आरएनए बनाना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया है, सेल ग्रोथ इज अ कॉन्टिजेंट प्रोसेस। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, कॉन्टिजेंट प्रोसेस नहीं होता। विच अकर ड्यूरिंग सेल साइकिल, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। द इवेंट ऑफ सेल साइकिल आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो हमने डिस्कस किया था कि जो सेल साइकिल है, मतलब माइटोसिस एंड मियोसिस जो प्रोसेस होते हैं ये जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में होता है। उसके बाद में स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा है कि डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। हाँ, बराबर है, ये सिर्फ सेल साइकिल एस फेज में ही होता है। ठीक है, ये जो डीएनए सिंथेसिस है ये कहाँ पे होता है, एस फेज में। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट है, बट फर्स्ट प्रोसेस जो है उसमें इन्होंने लिखा है कि सेल ग्रोथ इज कॉन्टिजेंट, मतलब अपन बोलेंगे कि वो कभी कभी होता है ना, ऐसा नहीं है। सेल ग्रोथ जो होता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारे लिए फॉल्स रहेगा, बट स्टेटमेंट 2 एंड 3 जो है ये ट्रू रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में कौन से फेजेस होते हैं, है ना। तो ये हमें पता है कि सेल साइकिल जो है इसमें सेल साइकिल में हमारे पास में इंटरफेज होता है, एम फेज होता है। इंटरफेज में हम G1 फेज, एस फेज, G2 फेज पढ़ते हैं, बराबर। तो फर्स्ट यहाँ पे इस सब टॉपिक में पहला क्वेश्चन दिया, सेल ऑफ ह्यूमन डिवाइड्स वंस इन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये हमें पता है कि ये 24 आवर्स में एक बार ह्यूमन का सेल डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, the M phase represent the phase when actual cell division occur. Interphase represent the phase between two successive M phase. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है ये दोनों भी करेक्ट है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट, मैच दी कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। G1 फेज हमें पता होता है कि G1 फेज जो है इसमें हम डीएनए रेप्लिकेशन का प्रिपरेशन करते हैं। तो
क्वेश्चन स्टेज किसको बोला जाता है, तो ये हमने पढ़ा था, क्वेश्चन स्टेज जो है G0 को बोला जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, आपको पता है कि G0 फेज जो है ये क्वेश्चन फेज होता है ना, जिसमें सेल जो है मेटाबॉलिक एक्टिव होता है बट रेप्लिकेटिवली वो इनएक्टिव होता है। तो G0 फेज जो है इसका आंसर होना चाहिए D का 1, ठीक है। तो हमारे पास में ऐसे दो ऑप्शंस है जिसमें लिखा है D का आंसर 1, तो ये दो ऑप्शंस को ही हम कंपेयर करेंगे। अभी देखो C का आंसर दोनों में भी 2 दिया है, तो C पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। तो अब हम पढ़ेंगे A और B। A दिया है G1 फेज और B वाले ऑप्शन में देखो A का आंसर क्या दिया है, A का आंसर दिया है 4। तो G1 फेज, ठीक है, सेल कंटेन इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA दैट इज 2C, तो ये करेक्ट है कि 2C ही होता है ना। और बी का आंसर दिया है G2 फेज, देखो G2 फेज का आंसर क्या दिया है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, तो ये एकदम करेक्ट है ना। तो इसका आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। तो हमने सिर्फ क्या किया ना, पहले डी को सिलेक्ट किया, डी का आंसर जो है वो क्वेश्चन था, तो दो ऑप्शन आपके वैसे ही रिजेक्ट हो गए, है ना। तो दो ऑप्शन जो है उसको पहले ही हमने काट दिया था, ये वाला ऑप्शन को काट दिया था और ये वाले ऑप्शन को काट दिया था, बचे थे हमारे पास में दो। फिर हमने क्या किया कि कॉमन कौन सा है, तो बोलेंगे C2 दोनों जगह पे, तो C पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप A या B में से कोई भी अगर आपको करेक्ट पता है तो आपको इसका आंसर जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में एन एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट सेल, ठीक है। ईस्ट सेल जो है इसका एवरेज ड्यूरेशन आपको पूछा है, तो ईस्ट सेल जो है इसका एवरेज ड्यूरेशन जो है वो होता है 90 मिनट्स का, ठीक है। ईस्ट सेल का जो सॉरी हाँ, ईस्ट सेल जो है इसका ड्यूरेशन पूछा है सेल साइकिल का, तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है 90 मिनट्स का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया है, सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बेसिक फेजेस, तो बोलते बेसिक फेजेस तो दोनों ही होते हैं, एक कौन सा एम फेज और दूसरा होता है इंटरफेज, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एनलिस्टेड एज बेसिक फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। बेसिक फेज जो होता है सेल साइकिल का वो कौन सा होता है, तो मतलब बेसिक फेज जो है वो इंटरफेज होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे आंसर क्या दिया है, ऑप्शंस में क्या दिखा है, G0 फेज, एस फेज एंड मेटा फेज, है ना। एस फेज, G0 फेज ये सारे इंटरफेज में आते हैं, मेटा फेज जो है वो माइटोसिस मतलब एम फेज में आता है ना। तो इंटरफेज इसका आंसर होना चाहिए जो बेसिक फेज होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, फेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग विच माइटोसिस अकर, ये हमें पक्का पता है, ये होता है इसका आंसर एम फेज, ठीक है। द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस, दो एम फेज के बीच में जो फेज होता है उसको क्या बोला जाता है, इंटरफेज बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में नेक्स्ट, द टाइम स्पैन ऑफ इंटरफेज, ठीक है, द टाइम स्पैन ऑफ इंटरफेज एंड एम फेज इज एन एवरेज, ह्यूमन सेल साइकिल इज, इंटरफेज एंड एम फेज इनका जो एवरेज जो टाइम स्पैन है उसके बारे में हमें पूछा है, ठीक है। तो इसका हम बोलें कि मैक्सिमम जो सेल साइकिल होता है वो ह्यूमन में होता है 24 आवर्स का, और माइटोसिस और मियोसिस मतलब एम फेज जो है वो एम फेज के लिए लगता है सिर्फ 1 आवर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हम लोग एम फेज जो है वो 1 आवर का है बराबर, तो 23 आवर का क्या रहेगा हमारा इंटरफेज रहेगा, ठीक है। समझ में आए, तो आपको सिर्फ इतना याद रखें 24 आवर्स का आपका सेल साइकिल जिसमें से एम फेज होता है 1 आवर का, ठीक है। तो इंटरफेज हो जाएगा 23 आवर का। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, उसके बाद में नेक्स्ट है द
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, ये तो आपको पक्का पता होगा है ना कि सबसे पहले G0 फेज आता है, G0 से G1, G1 टू S, S टू G2, G2 टू M, और उसके बाद में होता है साइटोकाइनेसिस, फिर से आ जाता है G1 फेज। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो 14th, द प्रोसेस विच मार्क एज ए स्टार्ट एंड यूजुअली एंड ऑफ M फेज आर, स्टार्ट एंड यूजुअली एंड ऑफ M फेज। तो इसमें देखो कि इन्होंने पूछा है कि एम फेज जब एंड होता है, ठीक है, द प्रोसेस विच मार्क एज ए स्टार्ट एंड यूजुअली एंड ऑफ एम फेज आर। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। द प्रोसेस विच मार्क एज ए स्टार्ट एंड यूजुअली एंड ऑफ एम फेज। स्टार्टिंग में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, और एंडिंग में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स एंड साइटोकाइनेसिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे इसमें दिया डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, पहला साइटोप्लाज्म को डिवाइड नहीं किया जाता, पहले क्रोमोसोम को सेग्रीगेट किया जाता है, मतलब न्यूक्लियस को डिवाइड किया जाता है, और उसी के बाद में हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में साइटोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दिया है, लास्ट ऑप्शन में कैरियोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस दिया है, तो सी ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल इज, रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल, रेस्टिंग फेज क्या होता है सेल साइकिल का, तो मतलब रेस्टिंग फेज सेल साइकिल का जो है वो जैसे बोलते सेल साइकिल में कौन से फेजेस आ रहे हैं, तो सेल साइकिल में मेन बेसिक फेज जो है वो एम फेज और इंटरफेज है, और एम फेज में ही क्या होता है कि क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, तो क्रोमोसोम विजिबल्स होते हैं। तो जो रेस्टिंग फेज मतलब जिसमें हलचल आपको दिखाई नहीं देती, तो वो फेज होता है इंटरफेज। ये प्रोसेस बहुत ही साइलेंट होता है ना। तो 15 जो है इसका आंसर आ जाएगा इंटरफेज। इंटरफेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू, इंटरफेज को हम कितने फेजेस में डिवाइड करते हैं, तो मतलब G1 S G2 मतलब 3, तो 16 का आंसर आना चाहिए 3। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, इन्होंने पूछा है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, तो ये फेज होता है हमारे पास G1 फेज। ठीक है, तो 17 का आंसर आ जाएगा G1। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है, तो हम लोग ये DNA रेप्लिकेट तो बिल्कुल नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर भी डबल बिल्कुल नहीं होता, DNA डज नॉट रेप्लिकेट, हाँ ये बराबर है। ठीक है, तो 18 जो है इसका आंसर आना चाहिए B। ए देख लेते क्या है, तो ए में क्या दिया, मेटाबॉलिक इनएक्टिव, ऐसा होता है नहीं, सेल जो है वो हमेशा मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद में 19 क्वेश्चन देखो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ एम फेज। ठीक है, एम फेज का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, मतलब पहले प्रोफेज आता है, उसके बाद मेटाफेज आता है, उसके बाद में एनाफेज आता है, उसके बाद में टीलोफेज आता है ना। तो प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। ठीक है, 20 का क्या दिया है देखो, व्हाट वुड बी अमाउंट ऑफ DNA मतलब C एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब N इन एनिमल सेल जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ S फेज इफ द इनिशियल अमाउंट इज 2C एंड 2N, मतलब जो क्रोमेटिड का नंबर है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, क्या दिया है, अमाउंट ऑफ DNA मतलब C एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब N। ठीक है, तो पहले आपके पास में इनिशियल अमाउंट जो था वो 2C था और 2N था, तो हमें पूछा है कि S फेज कंप्लीट होने के बाद में आपके पास ये जो आंसर है क्या आना चाहिए, तो बोलेंगे कि S फेज जो है इसमें क्या होता है, तो बोलेंगे S फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है। तो अगर हमारे पास में एक क्रोमोसोम है तो इसको हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, मतलब हमारे पास में 4C आ जाएगा बराबर। और सेट्स कितने बनेंगे, तब उन्होंने सेट्स तो 2 ही बनेंगे, क्रोमोसोम तो 2 ही है, पहले अनरेप्लिकेटेड थे और अभी क्या हो गए
रेप्लिकेटेड हो गया है ना, तो इसका आंसर आना चाहिए 4C है, बट ये डिप्लॉयड ही रहेगा। और ये सेंटेंस एनसीईआरटी में भी दिया है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है। मतलब अगर डीएनए कंटेंट 2C दिया है आपको तो वो 4C हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रिओल अकर इन, और सेंट्रिओल जो है, सेंट्रोजोम जो है, इसका डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट 22 में क्या दिया है 22, ठीक है, तो 22 में द एस फेज ऑफ एनिमल सेल मार्क बाय डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, मतलब इसका आंसर आना चाहिए ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए ए एंड बी बोथ। ठीक है, चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, G2 of cell cycle is pronounced by cell growth and division, cell duplication, protein synthesis and centriole duplication। नहीं, centriole का duplication नहीं होता, सेल ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है, क्योंकि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट मिसमैच पूछा है। मिसमैच क्या हो सकता है, देखो, कैरियोकाइनेसिस सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम करेक्ट है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इंटरफेस स्मॉलेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल अभी तो पढ़ा अपने कि 23 आवर्स का होता है, मतलब सी जो है वो इनकरेक्ट हो गया, तो ये मिसमैच हो गया। समझ में आए यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखो 25, द इनएक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज, इनएक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज, इनएक्टिव मतलब जिसमें अपन बोलते कि ना ही डीएनए रेप्लिकेट होता है, ना ही सेल डिवाइड होता है ना, तो ऐसा कौन सा फेज होता है, तो बोलेंगे कि ये क्वोशंट स्टेज होता है, दैट इज G0 फेज। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था G0 फेज। चलो क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू G0 फेज। ठीक है, तो G0 फेज जो है इसको पहले याद कर लेते। G0 फेज को क्वोशंट फेज बोला जाता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बट रेप्लिकेशन इसमें बिल्कुल नहीं होता। जब सिग्नल मिलेगा सेल को तब जाके वो G1 फेज में एंटर करेगा, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ऑल्सो नोन एज क्वेश्चन स्टेट एंड स्टार्ट आफ्टर G2 फेज, एकदम गलत है। क्वेश्चन स्टेज तो बोला जाता है, बट G2 फेज के बाद में स्टार्ट नहीं होता, ये M फेज के बाद में अपन बोलते हैं कि G1 आता है, और G1 को अगर सिग्नल नहीं मिलता तो वो फिर G0 में एंटर करेगा। ठीक है, सेल ऑफ दिस स्टेज रिमेन अनएक्टिव, गलत है, एक्टिव होता है ना, और अपन बोलते हैं कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। सेल्स ऑफ दिस स्टेज रिमेन इन एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन अनलेस कॉल्ड टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बराबर है कि ये रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, प्रोलिफरेशन नहीं करता, बट ये एक्टिव होता है ना। तो करेक्ट आंसर जो है ये आना चाहिए हमारे पास में सी। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि लास्ट में भी देखो क्या दिया है कि एक्टिव तो है बट प्रोलिफरेशन टिल डेथ विदाउट एनी कंडीशन, मतलब सिग्नल मिले बिना ही वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहता है, तो ये गलत है। ठीक है, कोई भी सेल जो है अपने सेल साइकिल को तभी स्टार्ट करेगा जब उसको पर्टिकुलर सिग्नल मिलेगा। हाउ मेनी क्रोमोसोम डज अनियन सोमैटिक सेल हैव? ठीक है, तो अनियन जो है इसके सोमैटिक सेल के पास में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज अनियन सोमैटिक सेल हैव इन G, S, G2, M फेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अनियन के पास में अगर 16 क्रोमोसोम है तो G फेज में कितना होना चाहिए? तो अपन बोलेंगे कि G1 फेज, ये G का मतलब क्या दिया है यहाँ पे? G1 फेज है ना, तो G1 फेज में 16, तो आंसर देखो B एंड C आ रहा है 16। S फेज में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे, G2 में भी उतने ही रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और M फेज जो है इसमें भी उतना ही रहेगा। एना फेज में वो सेग्रीगेट होने के बाद में अपन बोलते हैं कि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है ना, तो इसका आंसर होना चाहिए 16, 16, 16। ठीक है यहाँ तक।
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 16। चलो उसके बाद में नेक्स्ट देखो, माइटोटिक डिवीजन अकर इन, माइटोटिक डिवीजन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में होगा, हैप्लॉयड मेल हनी बीज में होता है, बराबर है ना। तो ए एंड बी दोनों आंसर होने चाहिए इसके, तो सी इसका आंसर होना चाहिए, मतलब ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो 30, जो है इसमें क्या दिया है, मैच दी फॉलोइंग कॉलम। जीवन फेज जो है इसके बारे में पूछा है, एस फेज के बारे में पूछा है, G0 G2। अब फिर से आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है ना, जिससे आपका टाइम बचेगा। तो G1 फेज जो है इसके बारे में आपको पता है, एस फेज के बारे में आपको अच्छे से पता है। एस फेज अगर आपको पता है कि उसमें रेप्लिकेशन होता है, पहले एस फेज का ढूंढ लो। एस फेज में क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि एस फेज में देखो ऑप्शन क्या दिया है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल डू नॉट प्रोलिफरेट, कंटेंट ऑफ डीएनए डबल। हाँ, डीएनए का डबल कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है। तो एस फेज जो है इसका आंसर होना चाहिए 2, तो बी का 2 हो जाएगा। तो ये ऐसे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, ए एंड बी। अब इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट है। डी का आंसर सेम दिया है, ए एंड सी का आंसर अलग अलग दिया है। तो ए का आंसर देखो, ए मतलब जीवन फेज जिसमें मेटाबॉलिकली ये एक्टिव सेल होता है और प्रोलिफरेट नहीं करता, ये है G0 का। प्रोटीन सिंथेसाइज G2 फेज में होता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ग्रो कंटिन्यूअसली इन G1 फेज। तो ए का आंसर जो है, ठीक है, ए का जो आंसर है वो हो जाएगा 4, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ग्रो कंटिन्यूसली। और ये हमने पढ़ा भी है कि G1 फेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए, क्योंकि सी जो है G0 फेज, इसमें हम पढ़ते हैं कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होता है बट इसमें कोई भी प्रोलिफरेशन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट एम फेज, एम फेज के बारे में पूछा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो एम फेज जो है, एम फेज में एम फेज रिप्लेस टू मेटाफेज नहीं, मियोसिस नहीं, ओनली मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों आते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों आते हैं, है ना। तो अपन बोलेंगे कि इसमें सिर्फ मियोसिस को ही डिनोट नहीं करता, दोनों को करेगा, ठीक है। बट अपन बोलेंगे मोस्ट प्रिफरेंस अपन इस ऑप्शन को दे सकते हैं, अपन बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस होता है इसमें पक्का, ठीक है। 32 मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल इज, ठीक है। ड्रामेटिक पीरियड अगर पूछा है तो इसका आंसर होना चाहिए एम फेज, जिसमें आपको सेल क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा। इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस को बोला जाता है, ठीक है। कैरियोकिनेसिस ऑफ माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद में करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइटोटिक डिवीजन इज, सबसे पहले प्रोफेज आता है, उसके बाद मेटाफेज आता है, उसके बाद में एनाफेज, उसके बाद में टीलोफेज, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, प्रोफेज इज फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, यस बरोबर है। इट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग सेल साइकिल, ये भी बराबर है। तो 36 जो है इसका आंसर आ जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, किसके लिए, एम फेज के लिए। ड्यूरिंग प्रोफेज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, प्रोफेज में क्या होता है, मतलब क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट होता है और एंड में पूरा कंडेंस हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन ER गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये डीपोलीमराइज होना स्टार्ट होती है और एंड में आपको दिखेगा कि ये पूरा डीपोलीमराइज हो गया। क्रोमोसोम अगर कंडेंस होते जा रहा है तो न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होते जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस मतलब डेंस स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम ही फॉर्म करता है। तो जब वो कंडेंस होगा क्रोमोसोम तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ड्यूरिंग प्रोफेज क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल करेक्ट है। क्रोमोसोम मटेरियल बिकम टेंगल्ड नहीं होता, अनटेंगलिंग स्टार्ट हो जाती है ना। सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन एस फेज में होता, मूवमेंट ऑफ बोथ सेंट्रोल एट वन पोल ऑफ सेल, वन पोल की तरफ मूवमेंट नहीं होता,
टू अपोजिट पोल की तरफ वो उसका मूवमेंट होता है ना। तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 37 का ए आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो 37 जो है इसमें हम लोग के प्रोफेज में कंडेंसेशन होता है। इनकरेक्ट 38 में इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। 38 में इनकरेक्ट मैच पूछा है। बिगिनिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू अपोजिट पोल्स इन प्रोफेज, गलत है। प्रोफेज में तो क्रोमोसोम जस्ट से उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, कॉम्पैक्शन स्टार्ट हुआ है। सेंट्रोजोम से अभी स्पिंडल फाइबर्स भी बनना स्टार्ट नहीं हुए हैं। सेंट्रोजोम जो है अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं ना। तो ए वाला जो है वो इनकरेक्ट है। टू एस्टर्स विद स्पिंडल माइटोटिक एपोप्टस बोला जाता है इसको। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल मेटाफेज में ही होता है। क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल एनाफेज में होता है ना। तो इसमें जो है ये और ये सेंटेंस जो है ये दोनों इनकरेक्ट है। शायद ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलती हुआ होगा। ये मेटाफेज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एनाफेज होना चाहिए, ठीक है। तो एनाफेज अगर होगा तो ये फिर सेंटेंस करेक्ट, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए वाला जो है वो रॉन्ग होगा। या फिर अगर बिगिनिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू अपोजिट पोल अगर पूछा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्रोफेज की जगह पे एनाफेज, है ना। तो जो भी दिया हो यहाँ पे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको आता है तो ये आप सॉल्व अगर करोगे, है ना, गलती हो गई है तो ये आपको बोनस दिया जाएगा। तो पहले सेंटेंस में एनाफेज होना चाहिए था और लास्ट वाला सेंटेंस जो है इसमें भी एनाफेज होना चाहिए था, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ, माइटोटिक एपेरेटस कंसिस्ट ऑफ, दो एस्टर्स होते हैं, है ना, और स्पिंडल फाइबर होता है। ये माइटोटिक एपेरेटस जो है ये सेंट्रोजोम, ठीक है, बीच में होते हैं क्रोमोजोम्स, यहाँ पे ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं, ठीक है, और ये होते हैं एस्टर्स। तो दो एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स को हम पढ़ते हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए सी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर ऑब्जर्व व्हेन सेल्स आर व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप एट एंड ऑफ प्रोफेज, गोल्गी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप एंड सेंट्रोजोम। देखो प्रोफेज जब एंड होता है तो ना ही गोल्गी दिखाई देता है, ना ही न्यूक्लियर इन्वेलप, ना ही न्यूक्लियोलस, ना ही ईआर। सेंट्रोजोम तो आपको दिखेगा, सेंट्रोजोम पूरे आपको एम फेज में दिखाई देता है जिससे स्पिंडल फाइबर्स बनती है। तो एक स्ट्रक्चर इसमें इसका आंसर आना चाहिए 1, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, हाउ डू दी क्रोमोजोम अपीयर ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ एनिमल सेल ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है। क्या पूछा है, हाउ डू दी क्रोमोजोम अपीयर्स ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ एनिमल सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। प्रोफेज में जो भी क्रोमोजोम्स है ये आपको कैसे दिख रहे हैं, है ना। तो बोलें कि ये तो अभी भी कंडेंस हुए नहीं है, बट अगर प्रोफेज की एंड की बात की जा रही है तो क्रोमोजोम रेप्लिकेटेड मिलेगा। एक क्रोमोजोम के ऊपर 2 क्रोमेटिड्स मिलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलेंगे। तो 2 होमोलॉगस क्रोमोजोम के ऊपर 4 क्रोमेटिड्स मिलेंगे, है ना। तो क्रोमोजोम जो है ये आपको कैसे दिख रहा है, तो कंसिस्टिंग ऑफ 4 क्रोमेटिड्स विच रिमेन अटैच टू सेंट्रोमियर। 4 क्रोमेटिड्स तो नहीं होते, 2 क्रोमेटिड्स होते, कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्रोमेटिड्स विच रिमेन अटैच टू सेंट्रोमियर, consisting of 4 chromatid without centromere as a chromatin material without any defined structure, ठीक है। 41 का आंसर देखो क्या होना चाहिए। मैंने बोला कि अब प्रोफेज पूछा है तो प्रोफेज के स्टार्टिंग की बात करेंगे अपन। तो स्टार्टिंग में क्रोमेटिड तो आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि क्रोमोजोम अभी भी क्रोमेटिन फॉर्म में ही है, उसका कंडेंसेशन नहीं हुआ है। तो इसका आंसर होना चाहिए एज अ क्रोमेटिन मटेरियल विदाउट एनी डिफाइंड स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में 42, ठीक है,
42 एस्टर फॉर्म ड्यूरिंग प्रोफेज आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर से वो ओरिजिनेटेड नहीं होता, वो होता है किससे ओरिजिनेट, सेंट्रोजोम से। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन विच सिक्रीटेड बाय गोल्गी apparatus, गलत है। हाईली कंडेंस एरिया ऑफ क्रोमोजोम, नन ऑफ द अबो। तो इसका आंसर आना चाहिए नन ऑफ द अबो, क्योंकि वो सेंट्रोजोम से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद में विच व्हाट डिफरेंस वुड इंडिकेट अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज ऑफ एनिमल सेल। अर्ली एंड लेट प्रोफेज पूछा है। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियोलस दिखता है, ईआर गोल्गी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब आपको दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम जो है वो टेंगल्ड फॉर्म में होता है और डिकंडेंस फॉर्म में होता है ना। तो एंड में आपको दिखेगा कि वो कम्प्लीटली कंडेंस हो चुका है। न्यूक्लियर ईआर गोल्गी मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो चुकी है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है। देखो अर्ली प्रोफेज में क्या दिया है, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, करेक्ट है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। ठीक है, क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस, गलत है। ये सी बी गलत हो गया। न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोजोम्स सेंट्रोमियर आर एब्सेंट, गलत है। अदर ऑर्गेनल्स लाइक ईआर गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स आर नॉट ऑब्जर्व, ये डी भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए कि न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टिंग में प्रेजेंट होती है बट एंड में वो जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो 43 का आंसर ए आना चाहिए। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेज ऑफ गिवन डायग्राम। देखो सेकंड इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होते जा रहा है ना, और क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होते जा रहे हैं। पहले फेज जो है इसमें क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस नहीं है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको इंटैक्ट दिख रहा है। तो इसका आंसर जो है वो अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट मेटाफेज, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप मार्क स्टार्ट ऑफ। ठीक है, मेटाफेज। ठीक है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा डिसअपियर हो गया है तो इसका मतलब हमारा कौन सा फेज स्टार्ट होगा, मेटाफेज। आइडेंटिफाई स्टेज ऑफ गिवन डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम दिया है। देखो सेकेंड जो डायग्राम है, ठीक है, फर्स्ट वाले डायग्राम में लेट प्रोफेज अभी पढ़ा अपन ने, ठीक है, और सेकेंड वाला जो डायग्राम दिया है उसमें बोलेंगे ये मेटाफेज होता है। ये क्या होता है, मेटाफेज। तो इसका आंसर आना चाहिए डी, क्योंकि मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो है इसको क्या बोलेंगे अपन, मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन। सारे क्रोमोसोम जो सेंट्रल एनुलाई पे अरेंज हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट 47, विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज बेस्ड टू स्टडी क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। बोलेंगे मेटाफेज सबसे बेस्ट होता है और ये बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा कि अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो उसको मेटाफेज में ही पढ़ा जाता है। 48, क्योंकि मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं ना। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड इन। ठीक है, बोलेंगे कि ये कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या दिया है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड इन। हमें पता है कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कब कंप्लीट होता है, प्रोफेज के एंड में, बराबर। तो प्रोफेज से रिलेटेड सेंटेंस पढ़ो। स्टेज वेयर सेंट्रोजोम इज डुप्लीकेटेड, ये एस फेज की बात हो रही है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, एस फेज की। स्टेज वेयर डीएनए कंटेंट डबल, ये भी एस फेज की बात हो रही है। ठीक है, उसके स्टेज वेयर कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ऑकर्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बोला है मतलब ये बात हो रही है टीलोफेज की। ठीक है, और डिसइंटीग्रेशन मतलब ये बात हो रही है प्रोफेज की। तो डी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप बन रहा है, तो कब बनता है, तो बोलेंगे कि जब हमारा माइटोसिस का लास्ट फेज होता है ना, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाता है, तो वो होता है टीलोफेज। ठीक है,
तो डी जो रहेगा इसका आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो 48 जो है इसका आंसर डी। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ। जो मेटाफेज क्रोमोसोम है वो किससे बना होता है, तो उन्हें कि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स और एक सेंट्रोमियर, ठीक है। तो टू सिस्टर क्रोमैटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि जो क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होता है ये इस तरीके से होता है, और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से अगर आपको रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम दिख रहा है तो इसका मतलब ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं इसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। बट जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर क्रोमैटिड होता है उसको बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो अगर ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये नॉन सिस्टर। तो जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है ये इसके ऊपर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स रहेंगे, ठीक है, और एक सेंट्रोमियर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट काइनेटोकोर्स आर प्रिकर्सर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, बिल्कुल नहीं। साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, हाँ ये करेक्ट है, हमें पता है, ठीक है। काइनेटोकोर जो है वो सेंट्रोमेरिक रीजन में होता है और वो सेंट्रोजोम के साथ में इंटरेक्शन करता है, मतलब स्पिंडल फाइबर, सॉरी मैंने क्या बोला, स्पिंडल फाइबर जो है उसके साथ में इंटरेक्शन करता है। तो जो काइनेटोकोर है इट इज़ फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज बाय, मेटाफेज इज कैरेक्टराइज बाय, मेटाफेज में क्या होता है, तो उनके मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम जो है उसको सेंट्रल एनुलाई जो है इसके ऊपर लाया जाता है ना। तो उनके मेटाफेज प्लेट के ऊपर उसको लाया जाता है, इक्वेटर के ऊपर उसको लाया जाता है, ठीक है। तो 51 जो है इसका आंसर देखो क्या होना चाहिए, सम क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट दी पोल, ठीक है, मतलब सेंट्रल इक्वेटर पे। वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स सेंट्रोमियर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल, गलत है, दोनों पोल से अटैच होता है। सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम अपोजिट पोल, ये करेक्ट है, ठीक है। और ऑल ऑफ दी अबोव, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा ये क्या रहेगा, जैसे होंगे ऑल ऑफ दी अबोव तो पॉसिबल नहीं क्योंकि बी गलत हो गया हमारा। सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय इट्स कनेक्टेड टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम अपोजिट पोल सम, हाँ। अब मतलब कि ये देखो सेंट्रो मेटाफेज में ये होता है, ठीक है, बट इट इज़ क्या बोला है कि इट इज़ मार्क बाय, मतलब एम फेज मेटाफेज की पहचान क्या है, तो उनकी मेटाफेज की पहचान ये है कि सारे क्रोमोसोम को सेंट्रल एनुलाई पे, इक्वेटर पे, मेटाफेज प्लेट पे अलाइन किया जाता है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आइडेंटिफाई दी स्टेजेस, ठीक है। ये जो है ये मेटाफेज दिख रहा है हमें, एनाफेज तो बिल्कुल नहीं, एनाफेज में सेग्रीगेशन होता है, टीलोफेज भी नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। टीलोफेज में तो न्यूक्लियर इनवलप बनना चालू हो जाता है, क्रोमोसोम जो है वो डिकंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। एनाफेज में सेग्रीगेशन हो रहा है सिस्टर क्रोमैटिड्स का, तो ये मेटाफेज का स्टार्टिंग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में एट दी ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू, ठीक है। तो एनाफेज में क्या होता है कि दो सिस्टर क्रोमैटिड जब स्प्लिट होते हैं, तो दो सिस्टर क्रोमैटिड जब स्प्लिट होते हैं तो इस केस में एक सिस्टर क्रोमैटिड्स इस डायरेक्शन में जाएगा, एक सिस्टर क्रोमैटिड्स इस डायरेक्शन में जाएगा, बराबर। तो क्या दिया है देखो, स्प्लिट इनटू टू डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो 53 जो है इसका आंसर आना चाहिए टू डॉटर क्रोमोसोम्स, और ये बराबर है, ये इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स एक क्रोमोसोम की तरह होता है, ठीक है। तो टू डॉटर क्रोमोसोम्स ये इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय मतलब एनाफेज में क्या होता था उनके, एनाफेज जो है इसमें जो क्रोमैटिड्स है इसका सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो क्रोमैटिड जो है इसका सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे बोलेंगे कि माइग्रेशन ऑफ डॉटर क्रोमैटिड टूवर्ड्स द इक्वेटर गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बराबर। इक्वेटर की तरफ वो माइग्रेट नहीं होती, वो अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट होती है। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टूवर्ड्स पोल,
ठीक है, चलो करेक्ट है। उसके बाद में सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्वेटर, क्रोमैटिड्स स्प्लिट एंड सेंट्रोमियर सेपरेट। ये गलत है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो लास्ट आंसर रहेगा करेक्ट, मतलब इसका आंसर ये करेक्ट है। ठीक है, और सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, ये इक्वेटर की तरफ डायरेक्टेड नहीं होती, ये पोल की तरफ माइग्रेट करेगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट 55। ठीक है, 55 का आंसर क्या होना चाहिए? ये तो एनाफेज है, बराबर, सेग्रीगेशन दिख रहा है क्रोमोसोम का। उसके बाद में नेक्स्ट टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? तो क्रोमोसोम जो है वो डिकंडेंस होता है, न्यूक्लियर इनवेलप बनना स्टार्ट हो जाता है, ईआर बनता है, गोल्गी बनता है, न्यूक्लियोलस रीअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो 56 जो है इसमें आपको क्या करना है? सेंटेंस पढ़ते जाने हैं। ठीक है, और कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो देखना है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स। ठीक है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म, ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में क्रोमोसोम लूज देयर इंडिविजुअलिटी, ये भी बराबर है, क्योंकि जो क्रोमोसोम है इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डिकंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, ये करेक्ट है। ठीक है, ये प्रोफेज का रिवर्सल होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस इज नॉट अ रिफॉर्म, ये गलत है। तो 56 है ना। तो थर्ड एंड फोर्थ जो है ये इसके करेक्ट आंसर है। हमें पूछा है इनकरेक्ट। तो ये पहला वाला जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, फिफ्थ वाला भी रॉन्ग है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट दिख रहे हैं। तो इसका आंसर नन ऑफ दी वो लिखेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है इसमें क्या लिखा है? मैच दी फॉलोइंग कॉलम। ठीक है, तो सिंशियम का मतलब क्या होता है? सिंशियम मीन्स एक साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, है ना। तो ये ए का आंसर सेकंड है। इंडोस्पर्म, कोकोनट में वो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है, सिर्फ न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होते हैं, पर सेल प्रेजेंट नहीं होते। सेल प्लेट फॉर्मेशन जो है वो प्लांट में सेल डिवीजन का मैकेनिज्म होता है, और सेल फुरो, क्लीवेज फुरो फॉर्मेशन एनिमल का होता है। मतलब बी का आंसर 3, बी का आंसर 3, सी का आंसर 1। ठीक है, बी का आंसर 3, सी का आंसर 1, तो ये आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट है सेल प्लेट रिप्रेजेंट। ठीक है, सेल प्लेट रिप्रेजेंट मिडल लैमेला। ठीक है, पहले मिडल लैमेला बनता है प्लांट में, और उसके बाद में प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल्स बनना स्टार्ट होता है। साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है रे? माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जो पेरेंट्स का ही एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिकल कॉम्प्लीमेंट्स। हाँ, ये आइडेंटिकल जेनेटिकल कॉम्प्लीमेंट्स ठीक है। हैप्लॉइड डॉटर सेल तो नहीं बनते। अगर सेल हैप्लॉइड है, पैरेंटल सेल हैप्लॉइड है, जैसे अपन ने पढ़ा था हनीबीज के केस में, है ना, तो ये करेक्ट हो सकता है। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में डिप्लॉयड डॉटर सेल विदाउट आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, गलत है। हैप्लॉइड डॉटर सेल विदाउट आइडेंटिकल जेनेटिकल कॉम्प्लीमेंट, गलत है। तो इसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट वाला हो सकता है। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक।
तो ये फर्स्ट आंसर इसका हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट, विच वन इज ऑड विथ रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, तो हम लोग इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन ऑर्गेनिज्म, करेक्ट है। हेल्प इन रिस्टोरिंग ऑफ ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, करेक्ट है। इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज, करेक्ट है, बट ये सेल रिपेयर में इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये ऑड हो गया, ठीक है। तो टोटल हमने यहाँ पे 60 क्वेश्चंस किए हैं। अब बाकी के जो बचे हुए नियर अबाउट 40 के आसपास क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कल के वीडियो में उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो टोटल आपका जो सेल्स साइकिल, इसके ऊपर जो मैक्सिमम जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएंगे। ऐसे ही हम हर एक चैप्टर्स के ऊपर जो मैं चैप्टर आपको यहाँ पे कवर करवा के दूंगा, ठीक है, या फिर आपका जो भी डिमांड रहेगा कि हमें ये चैप्टर्स जो है वो आप उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो आप चैट बॉक्स में उसके ऊपर मैसेज करो, मैं आप ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बायो का कोई भी टॉपिक हो तो आप मैं जो है उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप प्लीज़ जो भी ये वीडियोस है आपके फ्रेंड्स में उसको थोड़ा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट ज़रूर करो कि आपको कौन से लेक्चर्स के ऊपर वीडियोस होना, कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस होना, ठीक है। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी भी आती है तो भी आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।